नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम सिंह एकलव्य IAS अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में। अभी हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़ के बारे में पढ़ा है। अब हम दूसरा विशेष पिछड़ी जो जनजाति है अब वो है बैगा। बैगा बैगा का नाम सुनते हुए आपके दिमाग में कौतूहल उत्पन्न हो रहा होगा। ये लोग झाड़ फूक करने वाले लोग हैं। तो अगर आपके दिमाग में अगर ऐसा कुछ चीज़ें अगर उत्पन्न हो रही हैं तो ये बहुत ही सही बात है। तो बैगा का मतलब ही क्या होता है, एक तरह से पुरोहित कहते हैं। तो ये जो बैगा जो जनजाति है वो गोंड जनजाति के पुरोहित के रूप में काम करते हैं। ठीक है, हालांकि ये लोग जो है अपने आप को गोंड का उपजाति के रूप में नहीं मानते, ये लोग अपने आप को पूरी तरह से अलग मानते हैं। लेकिन बैगा जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, पुरोहित होता है। तो ये जो बैगा के लोग जो होते हैं वो सामान्य कद काठी के होते हैं, मतलब ज़्यादा हाइट नहीं होते हैं, छोटे टाइप के लोग होते हैं, है ना। श्याम वर्णी होते हैं, काले काले होते हैं, थोड़े से चपटे नाक वाले होते हैं, मोटे ओंठ होते हैं, एक थोड़ा सा शरीर जो है मस्त सुगठित होता है, देखने में थोड़ा सा अच्छा दिखता है। ठीक है, क्यों काम करने वाले लोग हैं इस कारण से है। और दूसरी बात यह कि ये लोग जो है जंगलों में ऊंचे स्थानों पर अपने मकान जो है वो बनाते हैं। तो एक तरह से ये है आपके बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति का मतलब क्या होता है, एक तरह से पुरोहित है। अब दूसरी बात ये कि इसका जो निवास क्षेत्र है और इसकी जननांकी जो है वो क्या है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। निवास क्षेत्र एवं जननांकी, ठीक है, जननांकिकी। ठीक है, तो निवास क्षेत्र और जननांकिकी के बारे में हम ठीक है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि ये जो हम जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, हमको अच्छे नंबर लाना है। इसके पर्पस में आप ना पढ़िए, आप इंटरेस्ट के साथ में पढ़िए, मज़ा लेकर के पढ़िए। जब कोई भी चीज़ें हम मज़ा लेकर के करना शुरू करते हैं तो उस चीज़ को पढ़ने में, उस चीज़ को करने में हमको बहुत मज़ा आता है। और ये काम जो है वो कब ख़त्म हो जाता है हमको पता भी नहीं चलता है। तो आप जब कभी भी पढ़ेंगे तो मज़े के साथ में पढ़िए। ठीक है, एकदम से आपके दिमाग में प्रेशर नहीं डालना है। प्रेशर डालोगे तो आपका दिमाग जो है प्रेशर कुकर बन जाएगा और सीटी मारना शुरू होगा। ठीक है, अब जब सीटी मारेगा तो जानते हो आपका दिमाग गल जाएगा। तो आपके दिमाग में हमको सीटी नहीं बजाना है, थोड़ा सा मज़े के साथ में पढ़ना है। मैं भी कोशिश करूँगा आप लोगों को थोड़ा सा मज़े से पढ़ाने का है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो निवास क्षेत्र कहाँ पर ये जो जनजाति जो है वो निवास करते हैं। तो हम लोग जब छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे थे तो छत्तीसगढ़ के हम लोग पूरा स्टडी तो कर लिए हैं, जहाँ पर आपके भौतिक विभाग वगैरह, तो वहाँ पर हम लोग मैकाल पर्वत श्रृंखला बताए थे। तो मैकाल पर्वत श्रृंखला में ही अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है निवास क्षेत्र है तो राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर अब हम नहीं बोल सकते, अब चलो ठीक है फिर भी हम बिलासपुर बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद है कोरिया। तो कोरिया का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर आपके जो बैगा जनजाति के लोग जो है वो निवास करते हैं। तो राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर ही आपके जो बैगा जनजाति के लोग जो है वो निवास करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इसकी जनांकिकी। अब हम यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हम लोग पिछले जो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए अबुझमाड़िया जनजाति के बारे में, ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस विशेष पिछड़ी जनजाति की है। तो 2011 के जनगणना के आधार पर 89, ठीक है, 1744 लोग जो है वो बैगा जनजाति के हैं। इसका मतलब ये होता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अगर कोई विशेष पिछड़ी जनजाति है तो वो कौन सी जनजाति है, बैगा जनजाति है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ये 2019 के जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर हमको यहाँ पर मिल गया। तो इस प्रकार से आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, साक्षरता दर की बात करते हैं तो इसका 32.17% है। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो लिटरेसी रेट है वो 32.17% इसका जो है लिटरेसी रेट है। अब मेन चीज़ हम अगर बात करते हैं तो बैगा जनजाति के रहन सहन की बात करते हैं। तो ये लोग जो है वो रहते कैसे हैं, रहन सहन मेन चीज़ ये होता है
तो मैंने अभी क्या बताया कि ये लोग जो है वो जंगली क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम स्थानों में निवास करते हैं। समझ में आ रहा है बात को? ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं तो गोंड है, भूमिया जनजाति है, तो दूसरे जनजातियों के साथ में ये लोग पूरी तरह से निवास करते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो अगर अब बैगा जनजाति की है तो वो कौन सा ज़िला है? कबीरधाम ज़िला है। इस बात को अच्छे से याद रखे रहना। तो गोंड है, भूमिया है, उसके साथ में ये लोग निवास करते हैं, ऊंचे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। और इसके मकान जो है होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, और ऊपर एक तरह से देखा जाए तो घास फूस का आवरण हमको देखने को मिलता है। और खपरेल वगैरह जो आजकल जो खपरेल वगैरह जो बनते हैं ना, मिट्टी के घर वगैरह बनते हैं, तो उसमें भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये लोग भी थोड़े बहुत बाड़ा वगैरह लगाते हैं ताकि जंगली जानवरों से इसकी घर को क्या मिल सके, एक तरह से सुरक्षा मिल सके। तो इसके जो पुरुष लोग हैं, ठीक है, ये पुरुष लोग जो है एक तरह से पंछा पहनते हैं, है ना, और एक तरह से बोल सकते हैं कि लंगोट पहनते हैं। लंगोट और ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो अगर खुला बदन होता है, और घुटने के नीचे भी एक तरह से देखा जाए तो खुला बदन होता है। लेकिन जो जवान लोग होते हैं, पुरुष लोग होते हैं, वो लोग एक तरह से बंडी पहनते हैं। ठीक है, बंडी देख लेना तुम लोग क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, बुजुर्ग लोग पहनते हैं, पूरा फुल बाह का जो बनियान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बंडी कहते हैं। तो बंडी पहनते हैं। और उसी तरह से महिलाएं लोग जो हैं वो एक तरह से सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती हैं। खैर अब सफ़ेद रंग की साड़ी का चलन थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन जनरली हमको देखने को मिलता है। और कमर से लेकर के घुटने तक ये लोग लपेट के पहनते हैं। याद रखे रहना, आदिवासी महिलाएं जो है वो साड़ी को जो है वो लपेट को पहनते हैं। अब पोलखा वोलखा हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जब हम आदिवासी के कैरेक्टर पढ़े हैं तब वहाँ पर पढ़े हैं कि ये लोग जो अर्धनग्न स्थिति में रहते हैं। ठीक है, तो जो गुप्त पार्ट होता है उसी को ये लोग पूरी तरह से ढक के रखते हैं, बाकी जगह तो पूरी तरह से खुला रहता है। हम आधुनिक मानव जो है एक तरह से देखा जाए अभी वर्तमान में, तो उसी दिशा में हम लोग थोड़े से अग्रसर हैं। तो आप इसका इमेजिन जो है वो कर सकते हैं। बस अर्थ ये है कि वो लोग जंगलों में रहते हैं, आप लोग शहरों में रहते हैं, ज़्यादा अंतर तो है नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो विश्व की सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति है, वो कौन जनजाति है? वो है आपकी बैगा जनजाति है। ठीक है, बैगा जनजाति को ऐसा माना जाता है कि ये जो है विश्व की सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति है। और उसमें ऐसी मान्यता है कि अगर आप जीवन भर गोदना नहीं गोदवाएं तो मरने के बाद ईश्वर जो है आपको सब्बल से बेचते हैं। तो ऐसी मान्यता है इसमें। तो इसी कारण से ये लोग विश्व की सबसे ज़्यादा गोदना प्रिय जनजाति, और बहुत सारे रोग जो है इससे दूर भी हो जाते हैं। तो बैगा जनजाति में गोदने का जो काम है वो कौन लोग करते हैं? वो बादी जाति की महिलाएं जो है वो गोदने का काम जो है वो बैगा जनजाति में करती है। ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप उसको ध्यान में रखिएगा कि कैसे है, क्या है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये लोग गिलट है, पीतल है, तांबा है, उसके वस्त्र आभूषण वगैरह पहनते हैं। और अगर हम रहन सहन की बात करते हैं तो खान पान की भी बात कर लेते हैं भाई। तो खान पान में क्या है? आदिवासी लोग हैं, शाकाहारी लोग हैं, सर्वाहारी है। तो आपके चावल, दाल, कोदो, कुटकी, ये सब तो जंगल में वो जो भी वनोपज मिलते हैं वो सबको खाते हैं। उसके बाद मुर्गा, मछली, सुअर, बकरा, जंगली जानवरों का शिकार करके, कंदमूल, ठीक है, ये सब खाते रहते हैं। और औषधि के जो वन औषधि होते हैं उसके बहुत अच्छे जानकार होते हैं। अगर हम अगर जनजाति के बारे में बात करते हैं जो वन औषधि के बारे में बहुत अच्छे से जानता होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी जनजाति है? बैगा जनजाति है, जो वन औषधि के बारे में जानकारी जो है बहुत अच्छे से रखता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके सामाजिक संगठन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो ये जो समाज भी है, बैगाजों का समाज जो है पितृ सत्तात्मक होता है, पितृवंशी होता है और पितृ स्थानीय होता है। तो जनजाति सामाजिक संगठन जो एक तरह से देखा जाए तो मेंस का टॉपिक है, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये लोग जो है अनेक गोत्रों में बटे होते हैं, और ये लोग गोत्र को गोती कहते हैं, ये एक चीज़ है। खैर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये लोग गोत्र को क्या कहते हैं? गोती के नाम से जानते हैं, गोती कहते हैं।
तो अलग अलग गोती का अपना अलग अलग एक तरह से टोटम होता है। और देखा जाए तो इसकी प्रमुख जो उपजातियां हैं, बिंझवार, ये इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ उसको याद करके रखे रहना। बिंझवार, नरोतिया, भरोतिया, ठीक है, कि बिंझवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर भैना, काड़ भैना, ठीक है, दूध भैना, ठीक, आपके नाहर भैना, काड़ भैना, दूध भैना, गोंड भैना, गोंड भैना, सावत बैगा, ठीक है, और है कुरका बैगा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके वनडे एग्जाम में पूछते रहते हैं कभी कभार कि फलाना जनजाति की उपजातियाँ कौन कौन सी है करके, तो ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो बिंझवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर भैना, काट भैना, दूध भैना, गोंड भैना, सावत बैगा और कुरका बैगा जो है इसी क्या है, उपजातियाँ हैं। अब सामाजिक जीवन के बारे में ही बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें सामाजिक जीवन में इसकी जो परंपरागत पंचायत पाया जाता है, तो इसके परंपरागत पंचायत में एक तरह से होता है मुकद्दम, दीवान, मुकद्दम होता है, दीवान होता है, समरथ, चपरासी, ठीक है। ये इसके परंपरागत जो पंचायत है उसके पदाधिकारी होते हैं। क्या होते हैं ये लोग, पदाधिकारी होते हैं। तो ठीक है, जैसा भी होता है इसको हम देखते हैं, तो पदाधिकारी हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें जन्म संस्कार वगैरह, तो छठवें दिन ये लोग छठी मनाते हैं, ठीक है। छठवें दिन क्या करते हैं लोग, छठी मनाते हैं, और उस दिन माता और बच्चों को नहला करके नए वस्त्र पहना करके जो कुल देवता होते हैं उसके प्रणाम कराते हैं, और जितने भी लोग आए रहते हैं उसको देसी दारू, अब देसी दारू बोल सकते हैं कि मऊहा, है ना, तो मऊहा से उतारा वाला दारू जो है उन लोगों को पिलाते हैं, और मांस मछली जो है वहाँ पर किया जाता है, एक तरह से किया जाता है, पार्टी किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो पार्टी वगैरह भी इन लोगों में चलता है, नाच गाना थोड़ा बहुत चलता होगा, तो वो है। मरने के बाद इन लोगों में क्या किया जाता है, उसको दफना दिया जाता है, ठीक है। तो दाह संस्कार की यहाँ पर प्रचलन नहीं है, यहाँ पर उसको क्या कर दिया जाता है, ज़मीन में दफना दिया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो इसके विवाह पद्धति के बारे में, तो सामाजिक जीवन है, तो सामाजिक जीवन में एक तरह से देखा जाए तो विवाह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो विवाह किस प्रकार से होगा भाई, लड़के लड़कियों के लिए कितना उम्र है, लड़की कितना उम्र जो है वो सब डिसाइड किया जाता है। तो देखते हैं इसके विवाह पद्धति के बारे में। तो विवाह पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो लड़के के उम्र जो है वो 14 से 18 साल, ठीक है भाई। लड़का जो है वो 14 से 18 साल का हो गया, शादी के लिए हो गया। लड़की, ठीक है, तो लड़की के लिए अगर हम बात करते हैं तो लड़की जो है वो 13 से 16 साल, ठीक है। बाल विवाह का प्रचलन है, भारतीय कानून के अनुसार 18 साल से अधिक की लड़की और 21 साल से अधिक का लड़का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बाल विवाह चलता है। तो सीधी सी बात यह है, सभी जनजातियों में तो एक तो वधू मूल्य चलता है, समाज के बड़े बुजुर्ग लोग जो है आपस में मिल बैठ करके ये वधू मूल्य जो है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक। सामान्य तरह से विवाह होता है। तो उसके अलावा कौन कौन सा विवाह होता है, पैठुल विवाह, ठीक है, पैठुल विवाह। तो पैठुल विवाह मतलब क्या होता है, महिला जो है वो घर में जाकर घुस जाती है, ठीक है, ज़बरदस्ती विवाह जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, पैठुल विवाह कहते हैं। लमसेना विवाह, ठीक है। सहपलायन बोल सकते हैं, या फिर अगर हम बोले जाए इंटरेस्टिंग चीज़, उड़हरिया भगाना, ठीक है, फलानक टूरा फलानक टूरी के साथ उड़हरिया भगा गए, तो ये चीज़ें भी हमको सुनने को मिलता है। तो यहाँ पर सहपलायन मतलब क्या होता है, उड़हरिया भगाना होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गुरावट विवाह जो चलता है इसमें, ठीक है। विधवा विवाह भी होता है ना, विधवा विवाह भी बोल सकते हैं इसको। तो जनरली विधवा जो है वो अपने देवर के साथ में विवाह करती है, अगर उसका देवर का अगर शादी नहीं हुआ है तो महिलाएं जो है वो अपने देवर के साथ विवाह करते हैं। तो विधवा पुनर्विवाह जिसको हम लोग बोलते हैं, चूड़ी पहनाना जो है
ये चलते रहता है। तो एक तरह से देखा जाए तो विवाह पद्धति जब हम पूरा तरह से देखेंगे जनजातियों के सामाजिक संगठन में, तो हम इसके बारे में भी बहुत अच्छे से स्टडी जो है वो करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके आर्थिक जीवन के बारे में, तो आर्थिक जीवन जो है ये लोग जो है स्थायी रूप से खेती नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? स्थायी रूप से खेती नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, और इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम जो है व्यवहार है। ठीक है, ये लोग व्यवहार कृषि करते हैं। इन लोगों की मान्यता है कि अगर हम धरती पर हल चलाएंगे तो धरती माता को बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, और इसी कारण से ये लोग क्या करते हैं? व्यवहारिक कृषि करते हैं। ठीक है, व्यवहार कृषि करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जंगलों से वन औषधि इकट्ठा करना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करना, कलेक्ट करना, जैसे कि शहद है, ठीक है, उसके बाद छाल है, तेंदुपत्ता है, बहुत सारे आपके जो भी जानते होंगे। कृषि मजदूरों के रूप में काम करना, आसपास के क्षेत्रों में कृषि मजदूर के रूप में काम करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है उसके आर्थिक जीवन का साधन है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हम लोग अबूझ माड़िया जनजाति के पढ़े हैं, तो अबूझ माड़िया जनजाति के लोग भी बांस से टोकनी है, चटाई है, वो बनाते हैं। तो ये लोग भी क्या करते हैं? बांस से टोकनी है, चटाई है, ये सब बनाने का काम करते हैं, और आसपास के हाट बाज़ार में इसको बेचने का भी काम करते हैं। पहले तो वस्तु विनिमय चलता था, अब रुपये पैसे से ही लेन देन जो है वो शुरू हो चुका है। तो रिसेंट में भी क्या चल रहा है इसके बारे में भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो इसमें कुछ लोग जो है बैगा लोग होते हैं, फूकने झाड़ने वाले काम होते हैं। तो उस फूकने झाड़ने वाले को जो बोलते हैं वो लोग बोलते हैं ओझा। ठीक है ना, ओझा, ये एक तरह से है। तो इस प्रकार से इसका जो आर्थिक जीवन है पूरी तरह से क्या है? वनों पर आधारित है। और ये लोग कौन सी कृषि करते हैं? व्यवहार कृषि जो है वो लोग करते हैं। तो एक तरह से इन लोगों का जो जीवन है बहुत थोड़ा सा जटिल होता है। जंगलों में रहते हैं, कभी भी जंगली जानवरों का हमले का डर रहता है, लेकिन ये लोग पूरी तरह से सतर्क रहते हैं कि कोई भी जंगली जानवर हमला करे तो हम उससे निपटने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब हम उसके देखते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में। अब देख लेते हैं कौन सा? धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन। ठीक है, तो धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन जो है वो किस प्रकार से आधारित होता है? तो इसका जो प्रमुख आराध्य देव है वो बूढ़ा देव है। मतलब हम तो पहले सबसे पहले इसके देवता के बारे में बात करेंगे ना। देवता कौन कौन से है? तो बूढ़ा देव है। बूढ़ा देव जो है इसके प्रमुख देव है, जो कुछ कहाँ पर निवास करते हैं? साल वृक्ष पे निवास करते हैं। इस कारण से बैगा जनजाति में जो साल वृक्ष होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? पूजनीय होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ठाकुर देव होता है। ठाकुर देव जो होता है वो भूमि की रक्षा करने वाला देव होता है। उसके बाद होता है आपके ठाकुर देव हो गया। ठाकुर देव के बाद हम बात कर सकते हैं दूल्हा देव। ठीक है, दूल्हा देव। दूल्हा देव जो है वो बीमारी से रक्षा करने वाला देव होता है। बीमारी से रक्षा करने वाला देव होता है ठाकुर देव। भूमि की रक्षा करने वाला देव। ठीक है, और बूढ़ा देव तो इसके जो है पूरे और प्रमुख आराध्य देव होते हैं, जो कहाँ पर निवास करते हैं? साल वृक्ष में निवास करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नारायण देव, भीमसेन देव, नारायण देव है, भीमसेन देव है। ठीक है, ये लोग हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पूजा के अवसर पर इन लोगों को इन जितने भी देवी देवता है उसको आपके बकरा है, सुअर है, ठीक है, मुर्गी है, इसकी बलि चढ़ाते हैं। और कुछ लोग कभी कभार क्या करते हैं कि आपके नारियल और शराब से भी ये लोग पूजा पाठ जो है वो करते रहते हैं। तो जब कभी भी इन लोगों की पूजा पाठ जब होता है, देवी देवताओं की पूजा पाठ होता है, तो इसमें बलि परंपरा जो है हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और दूसरी बात यह कि ये लोग तंत्र मंत्र जादू टोना में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। और तंत्र मंत्र जादू टोना के जो जानकार लोग जो होते हैं, भगाने वाले लोग जो लोग होते हैं, उसको कहते हैं भूमिका। ठीक है, एक तो ओझा है, जो जड़ी बूटियों के जानकार वगैरह लोग जो होते हैं उसे ओझा कहते हैं। और दूसरा जो है आपके जो तंत्र मंत्र जादू टोने भूत प्रेत को भगाने वाले जो लोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमिका कहते हैं।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके जो प्रमुख जो पर्व वगैरह है, तो पर्व कौन कौन से मनाते हैं? हरेली, जैसे कि हम लोग पर्व मनाते हैं ना, हरेली है, पोला है, नवाखाई, कर्मा, दशहरा, होली, दीपावली लिख देते हैं, दीपावली, होली। तो ये पर्व जो है एक तरह से देखा जाए तो मनाया जाता है। तो इसका प्रमुख जो पर्व होता है वो एक तरह से देखा जाए तो कर्मा पर्व होता है। कर्मा के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी हम लोग पर्वों में किए हुए हैं, तो वहाँ पर जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके नृत्य के बारे में, तो कौन कौन सा नृत्य करते हैं ये लोग जो है, एक तो है कर्मा नृत्य करते हैं। कर्मा नृत्य जो बैगानी कर्मा बहुत ज़्यादा फेमस है। बिल्मा नृत्य, विवाह के अवसर पर बिल्मा नृत्य किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सैला है, परघौनी नृत्य किया जाता है। परघौनी नृत्य भी विवाह के समय किया जाता है। दशहरा है, ठीक है, दशहरा नृत्य भी किया जाता है। तो कौन सा हो गया? कर्मा है, बिल्मा है, सैला है, परघौनी है, दशहरा है, फाग है, ठीक है, फाग। ये फाग नृत्य जो है वो होली के अवसर पर किया जाता है। यहाँ पर लकड़ी के दो चिड़िया बना करके उन दोनों को नचाया जाता है। उसके बाद है बैगा झरपट। बैगा झरपट कब करते हैं? दशहरा में करते हैं। दशहरा नृत्य को आदि नृत्य कहते हैं, क्योंकि जो नृत्य की जो शुरुआत होती है जनजातियों में वो दशहरा के समय से ही होता है, इसी कारण से उसको आदि नृत्य भी कहते हैं और प्रथम नृत्य भी कहते हैं बैगा जनजातियों का। छेरता नृत्य है। छेरता नृत्य मतलब नकटी नकटा बोल सकते हैं। उसके बाद घोड़ा पैठाई है, घोड़ा पैठाई है। तो ये जो नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? आपके बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो आपके देवी देवता हो गए, उसके बाद उसके पर्व हो गए, नृत्य हो गए। उसके बाद लोकगीत। तो गीत वगैरह कौन कौन से गाते हैं? तो एक तो है कर्मा, ददरिया, ठीक है, ये गीत जो है इन जनजातियों में प्रमुख रूप से गाया जाता है। उसके बाद है सुआ गीत है, फाग गीत है, सुआ गीत, फाग गीत। तो ये गीत जो है वो इस जनजातियों में पूरी तरह से विशेष रूप से प्रचलित है। सेवा गीत भी है, याद रखे रहना, विवाह गीत भी है, सेवा गीत है, विवाह गीत, ठीक। तो कर्मा, ददरिया, सुआ गीत, फाग गीत, सेवा गीत, विवाह गीत जो है वो इस तरह से हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वेरियर एल्विन ने इस जनजाति के ऊपर किताब लिखा है द बैगास। ये याद रखे रहना, द बैगास किसने लिखा है? द बैगास किसने लिखा है? वेरियर एल्विन, ठीक है। तो ये आपके बैगा जनजाति हुए, जो एक तरह से देखा जाए तो विशेष पिछड़ी जनजाति है, जो कहाँ पर निवास करते हैं? मैकाल पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में पूरी तरह से निवास करते हैं।